हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल मास्टर्स ऑफ बॉटनी। अगेन मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंह और हम जो है सॉल्व करा रहे थे आपको सीपेट का जो अभी एमएससी बॉटनी का एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ उड़ीसा का वो। और अभी तक उसका की नहीं आया है, तो मैं जो है सारे क्वेश्चन का आंसर और पॉसिबल एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 55 तक के क्वेश्चन हो गए थे, ये लास्ट 15 क्वेश्चन बचे हैं, इसके बाद आपका पूरा पेपर खत्म हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 56 पे आते हैं। क्वेश्चन है आपका, जीन्स लोकेटेड ऑन द सेम लोकस ऑफ क्रोमोसोम्स आर। जो भी जीन्स लोकेटेड रहते हैं सेम लोकस पे, किसी क्रोमोसोम पे, वो क्या कहलाते हैं? मल्टीपल एलील, पॉलीजीन्स, पॉलीमॉर्फिक जीन्स और आइसोजीन। ठीक है, अगर सेम लोकस की बात करें, किसी जीन का जो भी अवेलेबल फॉर्म्स रहते हैं वो मल्टीपल एलील्स कहलाते हैं। ठीक, और एग्जांपल अगर आपको पता हो, जैसे कि ब्लड ग्रुप होता है हमारा, ब्लड ग्रुप आपने देखा है कि किसी का ए है, किसी का बी है, किसी का ए बी है, या किसी का ओ ब्लड रहता है। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वहाँ पे मल्टीपल एलील्स हैं। हम ह्यूमन्स हैं, हम डिप्लॉयड नेचर के होते हैं। एक समय में हमारे पास किसी जीन का 2 वेरिएंट रह सकते हैं। अगर दोनों जो पॉसिबल पोजीशंस हैं उसमें ए वाला आपका एलील है दोनों पोजीशन पे, तो ब्लड ग्रुप ए होगा। बी वाले दोनों एलील हैं उस पोजीशन पे, तो बी ब्लड ग्रुप होगा। अगर दोनों एक साथ ए बी रहते हैं क्योंकि वो को डोमिनेंट नेचर के हैं, तो ब्लड ग्रुप ए बी होता है। अगर कोई नहीं होता तो वहाँ पे आपका ब्लड ग्रुप ओ रहता है। ये तो आपका एग्जांपल हो गया एनिमल में। प्लांट में अगर आप देखेंगे, मल्टीपल एलील का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है जो सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी प्लांट शो करते हैं, जहाँ पे पॉलन एंड पिस्टल का इंट्रैक्शन होता है और सेम प्लांट के फ्लावर उसी प्लांट पे जो फ्लावर रहता है उनके साथ फर्टिलाइजेशन नहीं करते हैं, तो सीड नहीं बनता है। मतलब वहाँ पे क्रॉस फर्टिलाइजेशन जो है मैंडेटरी होता है, इसलिए प्लांट ने ये चीज़ें इवॉल्व की। एस लोकस पे एस के कई सारे वेरिएंट पाए जाते हैं, S1, S2, S3, S4, S5। और अगर जो पॉलन मान लीजिए उसी प्लांट का आ रहा है, तो उसमें पॉसिबल 2 रीजन्स हैं। मान लीजिए उस प्लांट का जीनोम में आपके 2 एलील्स हैं, S1 और S2। तो अगर उसी प्लांट का पॉलन आएगा तो उसके पास भी S1 और S2 रहेगा और वो स्टिग्मा पे गिरेगा, तो प्लांट रिकॉग्नाइज कर लेगा कि ये सेम ही एलील है, जो हमारा जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है वही है, तो वो उसको रिजेक्ट कर देता है। तो यहाँ पे दोनों ब्लड ग्रुप में, एनिमल में आपने देखा, और अगर प्लांट भी देखना हो तो सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी जो है सबसे अच्छा एग्जाम्पल है मल्टीपल एलील्स का, आप पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 पे आते हैं। इस क्वेश्चन में, if the large ear size of a maize is due to the 2 forms of dominant genes, how many offsprings in the F2 generation have typically intermediate size of the ear? क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस से आया हुआ क्वेश्चन है, आपने पढ़ा है। जैसे मेंडेलियन का था, मोनो हाइब्रिड क्रॉस, डाई हाइब्रिड क्रॉस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, को डोमिनेंस। फिर उसके बाद आता है ये मेंडल के एक्सेप्शंस में ये चीज़ें आती है जहाँ पे आपको क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस के बारे में पढ़ाया जाता है। क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस का मतलब ये है कि अगर कोई जीन डोमिनेंट जीन का एलील अगर डोमिनेंट स्टेज में है तो उसका यहाँ पे एडिटिव इफेक्ट देखने को मिलता है। जैसे यहाँ पे ईयर साइज मतलब ईयर कॉब भी इसको बोलते हैं, जो आप देखते हैं मेज का इन्फ्लोरेसेंस कह लीजिए, उसको ईयर्स बोलते हैं। ठीक है, अब आप ऐसे समझिए, अगर जैसे डाई हाइब्रिड क्रॉस हमने कराया, सीपी ही वही वाला मैंने सेम एग्जांपल रखा है। अगर सी होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन में है और पी होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन में है, तब इसका कोई इफेक्ट जो है ईयर के साइज पे नहीं पड़ेगा। और मान लीजिए ईयर का साइज आपका 2 सेंटीमीटर का है, तो वो 2 सेंटीमीटर, सबसे छोटा साइज 2 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर का ही रहेगा। इसमें से कोई वैल्यू वहाँ पे नहीं ऐड होगी। अगर मान लीजिए इसमें से एक कैपिटल है, तो समझ लीजिए अगर एक जीन आपका डोमिनेंट है तो वो 2 सेंटीमीटर अगर बढ़ाता है, तो जो इनिशियल साइज आपकी, अगर मान लीजिए होमोजाइगस रिसेसिव है दोनों पोजीशंस पे, तो अगर ईयर का साइज 2 सेंटीमीटर था, तो एक के कैपिटल रहने से उस ईयर का साइज आपका 4 सेंटीमीटर का होगा। और अगर यही आपका 2 डोमिनेंट जीन मिलेंगी, तब कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। 3 होगा तो वो 8 हो जाएगा, और 4 होगा तो आप समझ लीजिए वो 10 सेंटीमीटर का आपका ईयर का साइज होगा। तो इसे क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस बोलते हैं, जहाँ पे इंडिविजुअल एलील्स अपना इफेक्ट शो करते हैं। यहाँ पे आपसे ये पूछा गया है कि जो F2 जनरेशन में इंटरमीडिएट साइज के ईयर्स होंगे, उनका नंबर कितना रहेगा। तो ये क्योंकि आपसे यहाँ पे जो अभी 1/16, 3/16, 4/16 और 6/16 16 दिया है, इससे आप समझ जाएंगे कि इन्होंने यहाँ पे डाई हाइब्रिड क्रॉस करवाया है। और जो डाई हाइब्रिड क्रॉस में रेशियो आता है इनहेरिटेंस का, वो 1:4:6:4:1 का आता है। मतलब ये क्रॉस कराने के बाद आप देखेंगे, जैसे मैं मान लीजिए मैंने 4 के बारे में, 4 सेंटीमीटर,
ठीक है, मतलब चारों के चारों कैपिटल हैं उनकी बात करूं तो ये आपको एक ही जगह पे ऐसा मिलेगा और चारों कैपिटल कहीं नहीं मिलेंगे। जीरो की बात करें तो जीरो आपको एक बार देखने को मिलेगा। अगर मैं बात करूं तीन का तो तीन आपको 4 बार देखने को मिलेगा, 4 देखिए 4 जीनोटाइप्स वाले। दो की बात करें तो दो आपको 6 बार देखने को मिलेगा, 4 इधर है, एक इधर एक इधर। और एक की बात करें तो एक आपको 4 जगह मिलेगा, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे। तो ये है कि इनका कितना रेशियो रहता है एक दूसरे के लिए। और जो इंटरमीडिएट होगा वो बीच में होगा, दैट मीन्स यहाँ पे इंटरमीडिएट साइज क्या है 2। उनका पूछा है कि कितने रहेंगे, इंटरमीडिएट साइज के कितने रहेंगे। तो आपने देखा यहाँ पे इंटरमीडिएट साइज 2 है और 2 कितने हैं 6 बार आए हैं, 6/16 इसका करेक्ट आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 58 पे आते हैं। व्हेन टू जीन्स आर नॉट सेपरेटेड ड्यूरिंग क्रॉसिंग ओवर द अपीयरेंस ऑफ द रिकॉम्बिनेंट टाइप्स फॉर द कैरेक्टर्स कंट्रोल्ड बाय द सेट जीन्स इन द नेक्स्ट जनरेशन शैल बी। अब आपने लिंकेज पढ़ा है, लिंकेज में क्या होता है कि दो जो जीन्स होते हैं एक ही क्रोमोसोम पे रहते हैं, वो एक ही साथ अलग प्रोजनी में जाते हैं। पर मियोसिस के दौरान आपने क्रॉसिंग ओवर पढ़ा है, उसकी वजह से जो पेरेंटल प्रोजनी रहती है, इसके अलावा आपको रिकम्बिनेंट प्रोजनी भी देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पे अगर बोला है आपसे क्वेश्चन में कि जो दो जीन्स हैं आपके वो क्रॉसिंग ओवर में सेपरेट ही नहीं होते हैं, जब क्रॉसिंग ओवर में पास के जीन सेपरेट नहीं होंगे तो इसका मतलब है कि जो रिकम्बिनेंट टाइप्स हैं वो बनेंगे ही नहीं। तो इनका परसेंटेज कितना होगा, जब बनेंगे नहीं तो परसेंटेज इनका 0% रहेगा। तो 0% इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 59 पे आते हैं। अब आपने हिस्टोन्स पढ़ा होगा, जो हमारा डीएनए है वो ऐसे हमारे सेल्स में खुले में नहीं रहता है, ठीक है। प्रोटीन्स हैं डीएनए के साथ अटैच होती हैं, कोर बनाते हैं, फिर उसका जिसे आपने न्यूक्लियोसोम मॉडल पढ़ा होगा, फिर सोलेनॉइड बनता है, सोलेनॉइड के बाद वो क्रोमोसोम बनता है। ऐसे ऐसे करके उसका क्या होता है, कंडेंसेशन होता चला जाता है, कंडेंसेशन वैल्यू बढ़ता हुआ चला जाता है। तो न्यूक्लियोसोम मॉडल में आपको पढ़ेगा, मतलब आप पढ़ेंगे कि जो प्रोटीन्स हैं उनको हिस्टोन प्रोटीन्स बोलते हैं। 4 हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं कोर में, एक आउटर साइड पे रहता है जिसको H1 बोलते हैं। अब आपसे इसमें से पूछा है अर्जिनिन रिच इसमें से हिस्टोन प्रोटीन कौन सा होता है, H2A, H3, H2B, H1, ठीक। अब आपको देखना ये पड़ेगा कि जो हमारे पास 4 जो है कोर वाले हैं, H2A, H2B, H3, H4, एक हिस्टोन प्रोटीन मैंने बोला H1 है जो बाहर की तरफ रहता है। अब ये जो हिस्टोन है इनमें पॉजिटिव एमिनो एसिड की संख्या ज़्यादा रहती है, जैसे और 2 ही है जैसे लाइसिन और अर्जिनिन, ये एमिनो एसिड की संख्या इनमें ज़्यादा रहती है। जैसे H1 की अगर हम बात करें तो इसमें लाइसिन जो एमिनो एसिड है ये सबसे ज़्यादा रहता है। H2O ये स्लाइटली लाइसिन रिच होता है, मतलब थोड़ा। H1 में ज़्यादा लाइसिन रहता है, H2A और H2B में ये स्लाइटली लाइसिन रिच वाले हिस्टोन प्रोटीन्स हैं। H3 और H4 की बात करें ये आपके अर्जिनिन रिच हिस्टोन प्रोटीन्स है। और क्वेश्चन में आपसे यही पूछा भी गया है, लेकिन आप देखेंगे ऑप्शन में आपका H4 नहीं है, तो आप आसानी से H3 को सिलेक्ट कर सकते हैं। ये क्वेश्चन आपका मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 60 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पिगमेंट इज नॉट प्रेजेंट इन द थैलाकोइड्स ऑफ अ टिपिकल प्लांट क्लोरोप्लास्ट। यहाँ पे कुछ पिगमेंट्स के नाम दिए गए हैं, जियाजैंथिन, कैरोटीन, लाइकोपीन, फोटोट्रापिन। इसमें से पूछा गया है कि जो क्लोरोप्लास्ट का थैलाकोइड मेम्ब्रेन होता है इनमें से कौन सा पिगमेंट वहाँ पे नहीं पाया जाता है। तो ये प्लांट फिजियोलॉजी से क्वेश्चन है। देखिए जियाजैंथिन की अगर हम बात करें, कैरोटीन की बात करें, लाइकोपीन की बात करें, ये सारे के सारे कैरोटीन्स हैं, ठीक, कैरोटिनॉइड पिगमेंट्स हैं। तो ये सारे जो हैं एक्सेसरी पिगमेंट हैं जो क्लोरोफिल को मदद करते हैं एनर्जी कैप्चर करने में, और ये थैलाकोइड मेम्ब्रेन पे ही पाए जाते हैं। लेकिन जो फोटोट्रोपिन यहाँ पे जो आपका पिगमेंट है ये सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे पाया जाता है और ये लाइट को कैप्चर करता है, लाइट सेंसिटिव एक पिगमेंट है। पर ये आपका लाइट सेंसिटिव तो और भी सारे हैं जो आपने कैरोटीन्स वगैरह पढ़े, लेकिन ये इनका जो वो होता है ये सिचुएटेड रहते हैं थैलाकोइड मेम्ब्रेन के ऊपर, लेकिन फोटोट्रोपिन आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर होता है, ठीक। तो फोटोट्रोपिन यहाँ पे रहेगा जो कि थैलाकोइड से एसोसिएटेड नहीं है। क्वेश्चन नंबर 61 पे आते हैं। अ थिन प्लेट ऑफ सेल्स ओरिएंटेड एट द राइट एंगल्स टू द एक्सिस ऑफ द पेटियोल ऑफ अ लीफ आफ्टर मैच्योरेशन इज कॉल्ड। और यहाँ पे बात हुई है लीफ के पेटियोल के बारे में। लीफ के पेटियोल का जो एक्सिस है कोई स्ट्रक्चर यहाँ पे बता रहा है जो कि उसके राइट एंगल पे रहेगा। ये कौन सा है? कंडक्टिंग लेयर आप देखेंगे तो एक्सिस के ये राइट एंगल पे नहीं होता, ठीक। उसके साथ ही जिस एक्सिस का जो वो है दिशा है उसी में रहेगा कंडक्टिंग लेयर, ट्रांसलोकेशन लेयर भी वहीं पे रहेगा, और जो एपिडर्मल लेयर है ये भी जो है सीधा सीधा रहेगा
उसी एक्सिस के ओ जो भी उसकी दिशा होगी। लेकिन इसके राइट एंगल्स पे क्या बनेगा आपका एब्सिशन लेयर, जहाँ पे पत्ती को वहाँ से टूटना होगा स्टेम से, उसके राइट एंगल पे आपका एब्सिशन लेयर बनेगा, जहाँ से पत्तियाँ बाद में टूट के गिर जाती हैं। और ये 6 से 8 सेल के थिक लेयर होती हैं, पेट्योल के बेस पे पाई जाती हैं, राइट एंगल टू द पेट्योल एक्सिस। क्वेश्चन नंबर 62 पे आते हैं। व्हेन अ सीड शोज इट्स रिस्पॉन्सिवनेस टू द लाइट ड्यूरिंग जर्मिनेशन इट इज कॉल्ड। कह रहा है अगर कोई सीड है वो लाइट का जो ड्यूरेशन है उस और जो जर्मिनेशन के लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट है उसके लिए रिस्पॉन्सिवनेस दिखा रहा है। मतलब सीड्स हैं, कुछ सीड्स हैं जिन्हें आप अगर डार्क में रखेंगे तो वो नहीं ग्रो करेगा, जब तक लाइट कंडीशंस उसको प्रॉपर ना मिलने लगे तब तक उनमें जर्मिनेशन नहीं होता है। ऐसे सीड्स को कौन सा सीड्स बोलते हैं? फोटोसिंथेटिक, फोटोब्लास्टिक, फोटोट्रॉपिक या फोटोनेस्टिक। तो ऐसे सीड्स जो कि जर्मिनेशन के लिए जिनका मतलब लाइट का रिस्पॉन्सिवनेस जरूरी है, जो या तो शो करते हैं, उनको हम फोटोब्लास्टिक सीड बोलते हैं। ऐसे सीड जो होते हैं दीज सीड्स आर दोज हुज जर्मिनेशन टेक्स प्लेस थ्रू द इन्फ्लुएंस ऑफ लाइट। क्वेश्चन नंबर 63 पे आते हैं। द वाइट रस्ट ऑफ डिजीज ऑफ क्रूसीफर इज कॉज्ड बाय क्रूसीफेरी एक्चुअली, जिसका अभी करंट नाम जो है ब्रेसिकेसी है। वहाँ पे एक डिजीज़ होता है, एक फंगस के द्वारा कॉज होता है जो वाइट रस्ट कहलाता है। ये जो है एक ऊमाइसीड्स का मेंबर है, उसका नाम पूछा है यहाँ पे, जैसे फाइटोप्थोरा इन्फेस्टांस हैं, क्लेविसिप्स परप्यूरिया हैं, एल्ब्यूगो कैंडिडा है, पक्सीनिया ग्रैमिनिस है। तो पक्सीनिया ग्रैमिनिस है, ये रस्ट डिजीज कॉज करता है। फाइटोप्थोरा इन्फेस्टांस लेट डिजीज कॉज करता है ये, और लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। क्लेविसिप्स परप्यूरिया ये कोई डिजीज कॉज करता है, नाम नहीं याद है मुझे। एल्ब्यूगो कैंडिडा आपका ये वाइट रस्ट डिजीज कॉज करता है क्रूसीफर्स में। ओके, क्वेश्चन नंबर 64 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। 4 स्टेटमेंट यहाँ पे दिए गए हैं। यहाँ पे 2 चीज़ों के बारे में बोला गया है, सिंपल और रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन के बारे में। तो पहले तो सिंपल और रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन आप समझ लीजिए। लोकेशन क्या होता है, आपने क्रॉसिंग ओवर पढ़ा है। क्रॉसिंग ओवर में होमोलॉगस क्रोमोसोम के बीच में क्या होता है, ट्रांसलोकेशन होता है। पर ये जो ट्रांसलोकेशन है ये नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम के बीच में होता है। 2 टाइप के होते हैं, सिंपल और रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन। सिंपल या जिसे नॉन रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन बोला जाता है, इसमें जब एक कोई क्रोमोसोम अपना उससे कोई सेगमेंट डिटैच होता है, वो दूसरे क्रोमोसोम पे जाता है, तो ये जहाँ से ये टूटा वो जगह वैसे का वैसे रहता है, दूसरा क्रोमोसोम से कोई भी हिस्सा उसके पास नहीं आता, इससे टूट के उस पे जाके चिपकेगा। इसे हम बोलते हैं नॉन रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन, या इसको सिंपल ट्रांसलोकेशन भी बोला जाता है। रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन क्या है? रेसिप्रोकल मतलब क्या होता है? आदान प्रदान करना। वो अपना सेगमेंट दूसरे क्रोमोसोम को देगा, दूसरा क्रोमोसोम अपना हिस्सा उसको देता है, इसको रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन बोलते हैं। अब ये हो गई दोनों चीज़ें, पर यहाँ पे पूछा है रेट क्या है दोनों का। सिंपल वाला ट्रांसलोकेशन का रेट ज़्यादा है और रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन का रेट कम है, या इसका अपोजिट। तो इसमें आप देखेंगे जो सिंपल ट्रांसलोकेशंस होते हैं, मतलब जो नॉन रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन, ये रेयर होते हैं, और जो रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशंस होते हैं ये ज़्यादा अमाउंट में होते हैं हमारे सेल के अंदर, ठीक है। और जो ये होते हैं नॉन रेसिप्रोकल, इनको हम अनबैलेंस ट्रांसलोकेशन भी कहते हैं, और जो रेसिप्रोकल है उनको बैलेंस ट्रांसलोकेशन भी बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 65 पे आते हैं। यहाँ पे 4 जीनोटाइप आपको दिया हुआ है, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल ए 4 बार, फिर कैपिटल बी 2 बार, कैपिटल ए है 2 बार, फिर कैपिटल बी 4 बार, और फिर 3 बार कैपिटल ए है। ये किसी भी प्लांट या एनिमल, प्लांट का दिया है एक्चुअली, उनका जीनोमिक कंस्टिट्यूशन है ये। अब बोल रहा है कि किसकी पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा है कि वो यहाँ पे स्टेराइल होगा, फर्टाइल नहीं होगा। तो फर्टाइल प्लांट होने के लिए आपको पता है कि यहाँ पे भी बैलेंस होना चाहिए। अगर बैलेंस नहीं है क्रोमोसोम्स में तो क्या होता है कि मियोसिस के टाइम पे प्रॉब्लम होगा और ऐसा प्लांट सीड नहीं बना पाएगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो पहला वाले ऑप्शन है ये बैलेंस है, बी वाला ऑप्शन भी बैलेंस है, क्योंकि यहाँ पे ए अपने वो मेटाफेज प्लेट में अलाइन हो जाएगा, बी भी एक दूसरे के साथ अलाइन हो जाएगा। बी वाले में डबल बार ए है और एक बी, ये भी अलाइन हो जाएंगे, सी वाले भी अलाइन हो जाएंगे। अलाइनमेंट में प्रॉब्लम किसको होने वाली है? ट्रिपल ए को, क्योंकि इसके पास 3 है, और ये इधर उधर करने में मियोसिस के टाइम पे जो सेग्रीगेशन होता है उसमें होगी प्रॉब्लम, और ये फिर सीड सेट नहीं कर पाएगा। इसलिए सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी है स्टेराइल होने की डी वाले की।
प्लांट ब्रीडिंग में आप ये पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 पे आते हैं। द अमाउंट ऑफ डीएनए इन द हैप्लॉइड जीनोम ऑफ अ लिविंग स्पीसीज इज कॉल्ड। जो हैप्लॉइड जीनोम कंटेंट होता है किसी भी लिविंग स्पीसीज का, वो क्या कहलाता है? सी वैल्यू, जीन डेंसिटी, एक्सॉन्स और आर वैल्यू, तो इसको सी वैल्यू बोलते हैं। सी वैल्यू is the amount of DNA in picograms contained within a haploid nucleus or gamete. ओके, और सी वैल्यू पैराडॉक्स वगैरह आपने पढ़ा होगा, जहाँ पे जो जीनोम कंटेंट है अगर वो किसी भी ऑर्गेनिज्म के कॉम्प्लेक्सिटी के साथ रिलेट नहीं करता है तो उसको सी वैल्यू पैराडॉक्स बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 पे आते हैं। व्हेन वन म्यूटेशन विथ विजिबल एक्सप्रेशन इज न्यूट्रलाइज्ड बाय अ सेकेंड म्यूटेशन द फिनोमेनन इज कॉल्ड। कह रहा है अगर कोई म्यूटेशन हुआ है जिसका विजिबल एक्सप्रेशन है और कोई दूसरा म्यूटेशन होता है पहले वाले म्यूटेशन को न्यूट्रलाइज कर देता है, तो ऐसे फिनोमिनन को हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रल म्यूटेशन, इनर्ट म्यूटेशन, साइलेंट या रिवर्स म्यूटेशन। देखिए न्यूट्रल जो म्यूटेशंस होते हैं ये अलग हैं। ये चेंज जब भी होता है डीएनए सीक्वेंस में जो कि ना तो बेनिफिशियल हो ना तो डेट्रीमेंटल हो, ऐसे को हम न्यूट्रल म्यूटेशन बोलते हैं। इनर्ट म्यूटेशन का कोई डेफिनेशन नहीं है। साइलेंट म्यूटेशन ऐसे म्यूटेशंस होते हैं जो कि डीएनए में चेंज तो हो पर जो करस्पॉन्डिंग एमिनो एसिड हो उसमें कोई चेंज ना हो। तो डीएनए सीक्वेंस में चेंज हो गया पर एमिनो एसिड वो वही बना रहा है, तो ऐसे को हम साइलेंट म्यूटेशन बोलते हैं। रिवर्स म्यूटेशन जो इस क्वेश्चन में पूछा गया है उसका करेक्ट आंसर आपका रिवर्स म्यूटेशन है। मतलब एक म्यूटेशन हुआ था, डीएनए में चेंजेस आए थे, जो भी उससे एमिनो एसिड या प्रोटीन बन रहे थे उसमें चेंजेस आए थे, लेकिन एक सेकेंड म्यूटेशन होता है जो कि फर्स्ट म्यूटेशन को रिवर्ट कर देता है, ऐसे म्यूटेशन को हम रिवर्स म्यूटेशन बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 पे आते हैं। पूछा है आपसे टीआई प्लाज्मिड किस के अंदर प्रेजेंट होता है? इशरिकिया कोलाई जो बैक्टीरिया है उसके अंदर, या तो एग्रोबैक्टीरियम बैक्टीरिया है। अब इसके दो स्पीसीज हैं, राइजोजीन्स और ट्यूमेफेशियंस, इनमें से किस में हो सकता है? एक जो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेंस, ये शायद इन्होंने गलत मतलब खुद से बनाया है फॉर्म, ऐसा कोई बैक्टीरिया है नहीं। तो ई कोलाई में होता नहीं टीआई प्लाज्मिड, एक्चुअली होता है ये एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेशियंस के अंदर। एग्रोबैक्टीरियम राइजोजीन्स के अंदर आरआई प्लाज्मिड होता है, ये आप याद रखिएगा। बायोटेक्नोलॉजी में ये टॉपिक आप पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 पे आते हैं। पूछा गया है यहाँ पे आपसे कि एंजाइम है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के बारे में आपने नाम सुना होगा, जो कि डीएनए को सर्टेन पोजीशंस पे, सर्टेन लोकेशंस पे कट करते हैं और वो रिकॉग्नाइज करते हैं 4 से लेके 8 तक के बेस पेयर के सीक्वेंस को। ठीक, अब जो EcoR फर्स्ट है ये कह रहा है कि अगर ये किसी डीएनए सीक्वेंस को काट रहा है तो यहाँ पे दिया हुआ है कहाँ से कट कर, मतलब सीक्वेंस दिया हुआ है कि ये जो रिकॉग्नाइज करता है 6 बेस पेयर का ये सीक्वेंस रिकॉग्नाइज करता है, जो कि एक साइड का अगर आप पढ़ेंगे तो GAATTC। अगर इस रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को आप यूज़ कर रहे हैं तो जीनोम में जहाँ भी इसको GAATTC वाला सीक्वेंस मिलेगा ये उस पोजीशन पे क्या करेगा, एक कट डाल देगा डीएनए में। लेकिन ये कट जो है ये तो रिकॉग्निशन सीक्वेंस हुआ, ये इसको रिकॉग्नाइज कर लिया। अब जो भी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम होते हैं वो चाहे 4 से लेके 8 के बीच में जो भी बेस पेयर्स हैं उसको रिकॉग्नाइज तो करते हैं, पर काटते कहाँ से हैं ये भी उनका यूनिक पैटर्न होता है। तो यहाँ पे जो EcoR1 है, यहाँ पे देखिए पिक्चर में ये जो है ये रिकॉग्निशन साइट है EcoR फर्स्ट का। जब आप ट्रीटमेंट करेंगे इस एंजाइम से तो ये कट कहाँ पे करेगा, ये ऊपर से 5 प्राइम जहाँ पे है G वाले को छोड़ के उसके बीच में कट मारेगा, और नीचे से भी ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में जहाँ पे G है उस पे कट मारेगा। तो इसीलिए यहाँ पे क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि हाइफन जहाँ पे लगाए गए हैं आप ये रिकॉग्नाइज करिए कि ये वहीं पे काटेगा, मतलब कौन सा काटेगा, सिर्फ फर्स्ट पोजीशन पे है, ये थर्ड पोजीशन पे, और सेकंड पोजीशन पे है, ये थर्ड पोजीशन पे है, ये फोर्थ पोजीशन पे है। तो EcoR फर्स्ट कहाँ पे कट करेगा? तो आपने यहाँ पे देखा कि G के बाद ही कट कर रहा है, तो यहाँ पर हाइफन लगा, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए ही सही होगा। ठीक, ये GA के बीच में काटता है। क्वेश्चन नंबर 70 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ एम्ब्रियो कल्चर? प्लांट टिश्यू कल्चर अभी बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी है, आपको पता है। कहीं से भी कुछ भी टिश्यू लेके आप ग्रो करा लेते हैं, किसी भी प्लांट का छोटा सा टुकड़ा आपको मिल जाए, आप उससे पूरा का पूरा नया प्लांट बना सकते हैं। तो बहुत सारे हैं, हैप्लॉइड कल्चर है, पॉलन ग्रेन्स का यूज़ होता है, ओवा का यूज़ होता है, ऐसे एम्ब्रियो का कल्चर भी होता है। मान लीजिए 2 प्लांट है, अनरिलेटेड प्लांट है, उनके बीच में क्रॉस कराया जाए, लेकिन उससे जो प्रोजनी बनती है कई मतलब बहुत सारे स्टेप्स होते हैं जिनमें वो अब जैसे एम्ब्रियो नहीं बन रहा हो तो एम्ब्रियो बना लें, फिर बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं टिश्यू कल्चर में, उसको पूरा प्लांट बनाने तक के स्टेजेस जो भी हैं
में बहुत सारे में अलग अलग स्टेजेस पे प्रॉब्लम्स आती हैं। तो ऐसा एक प्रॉब्लम है एम्ब्रियो जो होता है उसको रेस्क्यू करना। बहुत में हम क्रॉस करा लेते हैं पर एम्ब्रियो उसका नहीं बनता। जब एम्ब्रियो नहीं बनेगा तो पूरा का पूरा प्लांट आपका नहीं बनेगा। तो एम्ब्रियो का कल्चर कराया जाता है, लैब्स में एम्ब्रियो का कल्चर कराया जाता है। तो इसमें कुछ स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि एम्ब्रियो कल्चर से क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। जैसे अंडरस्टैंडिंग द न्यूट्रियल रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ डेवलपिंग एम्ब्रियो, तो ये यहाँ पे स्टेटमेंट सही है कि एम्ब्रियो कल्चर जब आप कराएंगे तो आपको ये पता चलेगा कि किसी भी डेवलपिंग एम्ब्रियो को कौन कौन सा न्यूट्रिएंट चाहिए होता है, कम ज़्यादा करके आप देख सकते हैं। बी, प्रोडक्शन ऑफ मिनिएचर सीडलिंग इंस्टेड ऑफ अ फुली ग्रोन सीडलिंग। ये वाला ऑप्शन यहाँ पे एक एडवांटेज नहीं है एम्ब्रियो कल्चर का कि हम जो है फुली ग्रोन सीडलिंग को छोड़ के मिनिएचर सीडलिंग बना रहे हैं। सी वाला ऑप्शन, स्टडी ऑफ एम्ब्रियो डिफरेंशिएशन, हम एम्ब्रियो डिफरेंशिएशन के पैटर्न को भी स्टडी कर सकते हैं और जो एम्ब्रियो हाइब्रिड्स के होते हैं उनके प्रोडक्शन पे भी ये काम होता है। पर बी वाला यहाँ पे इसका हिस्सा नहीं है। ये क्वेश्चन पूछा गया था प्लांट टिश्यू कल्चर से। तो यहाँ पे आपका पूरा का पूरा जो सीपेट में क्वेश्चन पूछा गया था इस पेपर में मैंने सारे का सारा आंसर दे दिया है, सारे का सारा एक्सप्लेनेशन दे दिया है। और अभी मैं एक आपको मैप बना के भी दे दूंगा कि कहाँ कहाँ किस किस टॉपिक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे डिस्ट्रीब्यूशन 2021 में भी 2022 में भी। तो आप इससे पूरा का पूरा तैयार कर सकते हैं। तो ये था आपका पूरा सोल्यूशन। होप कि आपको ठीक लगा होगा, सारे एक्सप्लेनेशन आंसर। जो कुछ डाउट हो आप कमेंट कर सकते हैं। देखते रहे मास्टर्स ऑफ बॉटनी एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।